हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ ले जेई पर। मेरा नाम सचिन है और मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को जेई के लिए फिजिक्स। आप सभी लोगों को पता है ये वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 3 है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आखिरी भी है। वेक्टर इस पर्टिकुलर लेक्चर में खत्म हम लोग कर देंगे, राइट। अब तक 2 लेक्चर हो चुके हैं। 2 लेक्चर्स में हमने सीखा क्या क्या है। सबसे पहले हमने वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज सीखी, रिवाइज करवा देता हूं फटाफट से। उसके बाद हमने वेक्टर होता क्या है और क्यों ये स्केलर से डिफरेंट है, ये चीज सीखी। देन हम लोगों ने वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा। फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीखी वेक्टर्स की, जो लेटर ऑन हम बहुत यूज करने वाले हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। अब इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। बस खत्म हो गया। बस मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। जैसे भैया वेक्टर का सम अलग तरीके से होता था ना, वेक्टर का सम ऐसे ही नहीं होता था ना कि 3 और 4 7 हो गए, नहीं। दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड करता था कि इनका रिजल्टेंट जो आएगा, यानी कि इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा। तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इज डिफरेंट देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर्स। तो एक नई चीज है हमारे सामने। नई चीज के लिए ओपन आइडियाज रखते हैं, ओपन विचार रखते हैं, खुले विचार रखते हैं, और जो बताएंगे हम आपको उनको बस आप लोग कैच करते चलिएगा। एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं वेक्टर्स की, और आखिरी लेक्चर है आज, इसको खत्म कर देंगे। वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। प्रोडक्ट को बेटा अपन लोग मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, घबराने का नहीं है। ऐसा नहीं सर ये कौन सा प्रोडक्ट आ गया, अरे भाई कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा हूं मैं यहां पे। मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी बोलते हैं, लिख देता हूं ना, अगर ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोडक्ट मैं दे रहा हूं आप लोगों को यहां पे, है ना, तो ऐसा नहीं है। इसको मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, राइट। चलो बहुत बढ़िया। अब मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का ना 2 तरीके से होगा। अब आपके लिए तो नई चीज है। पहला होगा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट बोलेंगे, अब बड़े हो गए। मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरा होगा क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि अगर आपको 2 वेक्टर मिलेंगे तो उनको 2 तरीके से क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अच्छा सर ये बताओ ये पढ़ा क्यों रहे हो। चलो आपने बोला वेक्टर का एडिशन है, काम आएगा कि यार वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इनका एडिशन करना पड़ेगा हमें आगे फिजिक्स में। चलो एडिशन काम आ गया, चलो सब्ट्रैक्शन काम आ गया, चलो कंपोनेंट काम आ गया। ये क्या काम आएगा बेटा, ये भी काम आएगा। कहां काम आएगा ये आपको अभी धीरे धीरे पता चलता रहेगा, है ना, लेकिन काम बहुत आने वाला है। कुछ क्वांटिटी होंगी जिनका जो वेक्टर होंगी, जिनका मल्टीप्लिकेशन होगा और एक स्केलर निकल के आएगा। देखो ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। 2 वेक्टर क्वांटिटी जिनका मल्टीप्लिकेशन होगा और 2 वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से एक स्केलर निकलेगा। ऐसा होगा। आपने पढ़ा होगा वर्क जो बनता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। 9th क्लास याद होगी सभी को। वर्क क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कुछ याद होगा आप लोगों को, है ना। अब फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन वर्क स्केलर है। तो देखो अब रिलेट कर पा रहे हो गया। 2 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा और निकल के आएगा कौन, एक स्केलर। तो इस तरह के प्रोडक्ट को कहेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जो रिजल्ट होता है ना इसका, वो स्केलर होता है, राइट। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, इनको इंडिविजुअली भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कि 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा, एक नया वेक्टर निकल के आएगा। इसे हम लोग कहेंगे बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं डॉट प्रोडक्ट को, क्योंकि इनका रिजल्ट स्केलर निकल के आता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आता है। अरे सर वेक्टर प्रोडक्ट तो आपने, हाँ मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन 2 तरीके का होता है, एक वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। मतलब एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, एक का रिजल्ट स्केलर आएगा, एक का रिजल्ट वेक्टर आएगा। सिंपल बात है एकदम। अच्छा अब इनको दोनों चीजों को एक साथ हम लोग मतलब लाइन वाइज पढ़ते हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या यूज लिया जा सकता है इन चीजों का, और कैसे हमारे ये आगे काम आने वाले हैं, उसके लिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ते हैं यार, क्या दिक्कत है ना। जब चैनल का नाम ही पढ़ ले तो पढ़ेंगे ही भाई, और क्या ही करेंगे इस चैनल पे। हाँ, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, नाम से समझ में आ रहा है, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों मैं बता देता हूं। लेट अस टेक 2 वेक्टर्स। Let there are 2 vectors, 2 वेक्टर कौन कौन से हैं, स्पेस में कोई 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर्स
एंड बी वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर है अपने पास में, ए और बी। सुनना अभी ध्यान से, मैंने माना कि ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है, और मुझे इन दोनों के बीच का एंगल भी पता है, थीटा है। ठीक है, अब मैं रिजल्टेंट तो निकाल सकता हूं, इनके बीच में कहीं आएगा, मेरे को सारे पैंतरे पता है, अब तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं। अब मैं प्रोडक्ट पे आ चुका हूं। ठीक है, तो अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उन दोनों के बीच का एंगल मुझे पता है, एंगल तो टेल टू टेल ही मेजर होता है, पता ही एंगल मुझे, चलो बहुत बढ़िया हो गई ये भी बात। तो जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि ए डॉट बी, डॉट दिखाई दे रहा है ना, ए डॉट बी, ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हो गया। दो वेक्टर से आपके पास ए और बी, उनके बीच का एंगल पता है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो पता कैसे डिफाइन है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल का कॉस। बस ये है बेटा अपने पास में डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। खत्म है डॉट प्रोडक्ट, बस घबराने वाली कोई बात ही नहीं मेरे भाई। दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल पता है ना, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखोगे भाई, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल का कॉस लिख देना, ए बी कॉस थीटा। अच्छा, ए क्या है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इट इज अ नंबर। बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ नंबर यार। ठीक, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा में थीटा कुछ भी रखो, अगेन इट विल बी अ नंबर। ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तीन नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक नंबर ही निकल के आएगा। सो जो भी यहां निकलेगा ना, ये दिस विल बी अ नंबर, और नंबर में कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए अगर आप दो वेक्टर्स को देखो, ए और बी वेक्टर है, इनकी डायरेक्शन है, इनके मैग्नीट्यूड है, राइट। अगर आप दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, यानी कि उनका डॉट के थ्रू मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, तो रिजल्ट निकल के आएगा, वो नंबर होगा। इट विल नॉट हैव एनी डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, कि अगर मैंने दो वेक्टर्स, देखो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना वो तो वेक्टर है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो स्केलर है। अगेन एग्जांपल देता, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट अगर करूंगा तो वर्क निकलेगा, तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। दो वेक्टर पार्ट ले रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में डॉट के थ्रू वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर डॉट के थ्रू, ध्यान से सुन लेना भाई मेरी बात को, अगर वो डॉट के थ्रू मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका भाई जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है वो एक नंबर है, विच हैव नो डायरेक्शन एट ऑल। अगर डायरेक्शन नहीं तो स्केलर है, सिंपल सी बात है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं यार, कर लें। अब देखो, ए वेक्टर कुछ होगा अपने पास, बी वेक्टर कुछ होगा, उनका डॉट निकालना है, तो ए का मैग्नीट्यूड लिखूंगा, बी का मैग्नीट्यूड लिखूंगा, और दोनों के बीच का कॉस लिख दूंगा, एंगल का कॉस, बस खत्म कहानी। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर और बाकी की जो बातें उनको करेंगे। इफ ए डॉट बी मेरे को समझ में आ रहा है इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो दो वेक्टर्स का, ध्यान से सुन लेना, दो वेक्टर्स का जो डॉट होगा वो मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ए डॉट बी इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि बेटा कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो अगर कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी तो थीटा को जीरो होना पड़ेगा, विच मीन्स कॉस जीरो इज इक्वल्स टू 1, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा डॉट का निकल के, वो होगा पहले का मैग्नीट्यूड और दूसरे का मैग्नीट्यूड, बस खत्म कहानी। ठीक है, क्लियर है, पहली प्रॉपर्टी होगी। अब आते हैं दूसरी पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ए डॉट बी जीरो कब होगा। सर ए डॉट बी जीरो कब होगा, देखो ए जो है वो जीरो नहीं है, ए का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, बी का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। भाई ए एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, बी एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, बट इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो कब जीरो होगा भाई, तब जीरो होगा, सुन लेना ध्यान से, व्हेन कॉस थीटा इज जीरो, व्हेन कॉस थीटा इज जीरो, है ना। और कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। कॉस 90 जीरो होता है ना, ठीक है, मैं इधर भी उल्टा ही लिख देता हूं, cos थीटा 1 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 0 लिख देता हूं। ठीक, यहां लिख देता हूं व्हेन cos थीटा इज इक्वल्स टू 1,
यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो a डॉट बी बराबर 0 होगा व्हेन cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। cos थीटा 0 कब होगा बेटा? देखो ना, a डॉट बी 0 कब होगा? a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, तो cos थीटा को 0 होना पड़ेगा। cos थीटा कब 0 होगा? जब थीटा बराबर 90 होगा। यानी कि अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है। क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है बेटा? कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then their dot product is 0। अब देखो काफी काम आएगी इंफॉर्मेशन हमारे, बता रहा हूं अभी काफी काम आएगी इंफॉर्मेशन हमारे। कैसे सुनना भाई, a डॉट बी बराबर 0 का मतलब है थीटा 90। थीटा 90 का मतलब क्या है? थीटा है क्या एक्चुअल में, इसको समझो, है ना। थीटा था ए और बी के बीच का एंगल। अगर ये 90 है तो ए ऐसे होगा, बी ऐसे होगा, या ए ऐसे होगा, बी ऐसे होगा। बस इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर आपको कई बार सवाल दिया जाएगा कि प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये नहीं बोलेगा कि डॉट प्रोडक्ट यूज करो, घुमाएगा भाई, बहुत घुमाएगा, सही में बहुत घुमाएगा। बोलेगा कि ए और बी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसे प्रूव करोगे? अरे डॉट 0 करके देख लेना भाई। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है मतलब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये रिजल्ट है भाई, अभी तो याद रखना है ना, कुछ नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला पे घुमा सकता है तुम्हें तो घुमा ले भाई, हम भी घूमने को तैयार है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये cos थीटा में थीटा क्या है? सेंस कर पा रहे हो ना थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी में इधर ही लिख देता हूं। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो मैं एंगल भी निकाल सकता हूं दो वेक्टर्स के बीच का। जी हां, यानी कि अगर मुझे पता है कि a डॉट बी जो होता है, अभी इस पे सवाल करेंगे बेटा बहुत सारे, घबरा मत, वो होता है ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, तो यहां से मेरे पास थीटा निकल जाएगा। ये है थीटा, क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, यानी कि अगर आपको दो वेक्टर दिए जाएं, ठीक है, और दोनों वेक्टर आपको पता है, आपको बस ये पूछा गया है कि दोनों के बीच का एंगल बता दो, तो आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें और दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो जो भी एंगल आ रहा है वो कॉस की फॉर्म में आ जाएगा, तो कॉस थीटा आपको मिल जाएगा, तो यहां से थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो वी कैन यूज डॉट प्रोडक्ट। अभी हमें ये नहीं पता है कि डॉट प्रोडक्ट करना कैसे, वो मैं बताऊंगा, आई टेल यू, डोंट वरी। ठीक है, बट हाँ, आपको अगर वेक्टर्स पता है, ठीक है, तो आप उन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से। अब देखो कितनी बड़ी चीज है, फिजिक्स में तो वेक्टर से डील करना है ना, तो कोई भी दो वेक्टर के बीच का आप क्या निकाल सकते हो? एंगल निकाल सकते हो, राइट। आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि वो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। बाकी तो ये तो छोटी मोटी मैथ्स वाली इंफॉर्मेशन है। लेट अस मूव अहेड, आगे थोड़ी और चर्चा करनी है आप लोगों के साथ में। अब एक छोटी सी चीज लिखी हुई है, इट इज ऑलवेज ए स्केलर, एक छोटी सी प्रॉपर्टी लिखी हुई है जो आपको नोट्स में मिली जाएगी, और ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है ऑलवेज ए स्केलर, क्योंकि रिजल्ट स्केलर निकल रहा है, विच इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन वेक्टर इज एक्यूट। मतलब a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो a डॉट बी पॉजिटिव कब होगा? जब cos थीटा पॉजिटिव होगा। cos थीटा कब पॉजिटिव होता है? फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वल पे 0 हो जाता है। 0 इज ऑलवेज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो cos थीटा अगर पॉजिटिव रहेगा तो a डॉट भी पॉजिटिव रहेगा, और a डॉट भी नेगेटिव कब रहेगा भाई? जब cos थीटा नेगेटिव रहेगा। cos थीटा कब नेगेटिव होता है भाई? cos थीटा नेगेटिव हो जाता है एट ग्रेटर एंगल देन 90। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही सिर्फ पॉजिटिव है, cos नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? जब cos थीटा नेगेटिव हो जाता है, तो cos थीटा नेगेटिव होने का मतलब क्या है? दोनों वेक्टर का बीच का जो एंगल है ना, वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से छोटा नहीं हो सकता और 180 से बड़ा नहीं हो सकता। टेल टू टेल वही होता है एंगल, 0 से छोटा नहीं और 180 से बड़ा नहीं हो सकता दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, यह हमें पता है। तो अगर 0 से 90 है दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो उनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है और 90 से 180 में नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर है?
थीटा 90 से छोटा है तो भैया पॉजिटिव रहेगा डॉट प्रोडक्ट, बड़ा है यानी कि 90 से 180 लिखा हुआ है सब कुछ, ये थीटा है, ठीक है, तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी है कि कम्यूटेटिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्या है ये? बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें नहीं है। मतलब मैं ए डॉट बी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं? ए बी कॉस थीटा, एक नंबर आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा नंबर ही आएगा एक। या मैं ऐसा लिख लू बी डॉट ए तो मैं लिखूंगा बी ए कॉस थीटा। भाई 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब 3 इंटू 4 इंटू 5 लिखूं, चाहे 4 इंटू 3 इंटू 5 लिखूं, चाहे 5 इंटू 4 इंटू 3 लिखूं, है ना, रिजल्ट तो एक ही आना है ना, क्योंकि डायरेक्शन तो है ही नहीं, स्केलर है। डायरेक्शन होती तो फिर भी देखते कि हाँ यार इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये तो बराबर चीज नहीं है। वेक्टर को बराबर तब बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बताया था पहले लेक्चर में, जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तब वेक्टर इक्वल होते हैं। यहां तो वेक्टर की बात ही नहीं हो रही, यहां तो बेटा पूरा मामला ही बेसिक है, यहां तो नंबर है, 2 गुणा 3 करो, 3 गुणा 2 करो, बात तो एक ही है ना। जब तक डायरेक्शन नहीं आएगी, नंबर नंबर चलेंगे तो भैया सारी कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फॉलो होगा सारी कंडीशंस में। जब तक डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होगी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ही तो है, 2 गुणा 3 कर, 3 गुणा 2 कर, 2 इंटू 3 इज 6, 3 इंटू 2 इज 6, खत्म कहानी बस। तो यही बात बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। और एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, मतलब एक्सप्लेन सब कुछ करता चलूंगा मैं, ऑल्दो ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है और बहुत ही जल्द हम लोग फिजिक्स में एंटर कर जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा स्टार्ट करना है आप सभी लोगों के लिए, वही चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हमको बोला गया है ए डॉट बी प्लस सी, ए वेक्टर है, ठीक है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। ए का बी प्लस सी का कुछ रिजल्टेंट आएगा, अरे 2 वेक्टर है इनका कुछ रिजल्टेंट आएगा, उसका ए के साथ डॉट लेना है। तो मैं बेटा क्या कर सकता हूं, मैं इनका रिजल्टेंट के साथ ए का डॉट लूं, एक तो तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं डायरेक्ट ए के साथ बी का डॉट ले लूं और मैं ए का सी के साथ अलग से डॉट ले लूं। मतलब ए को पहले बी से मल्टीप्लाई कर दिया डॉट लगा के, देखो ए डॉट बी, फिर प्लस का साइन, फिर ए डॉट सी, समझ गए। पहले ए का बी से डॉट ले लिया प्लस ए का सी से डॉट ले लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों तरफ, बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस डॉट को, प्लस का साइन लगा के इस डॉट को सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। राइट, क्लियर है? अच्छा, यहां तक की बात तो मेरे हिसाब से सभी लोगों को बढ़िया से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। नाउ कम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, पता ही चल गया हम सभी लोगों को, ठीक। अब बेटा आगे कहानी जो है वो वेक्टर के एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन की है, जहां पे हमें एग्जांपल्स के साथ डील करना है, ठीक है। तो लेट अस नाउ सॉल्व फ्यू ऑफ द एग्जांपल, बट उससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं? अगर हमें वेक्टर फॉर्म में वेक्टर दिए हों, याद है ना, आई जे के 3 यूनिट वेक्टर होते थे, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन को प्रेजेंट करने वाले, है ना। तो डॉट कैसे निकालते हैं ये सिखा रहा हूं, ठीक। लेट अस से कि वी हैव 2 वेक्टर्स, ए वेक्टर जिसका एक्स डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है। मतलब स्पेस में कोई वेक्टर है, ठीक है, उसको ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है ए जेड के कैप, मतलब उसका मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में इतना, वाई में इतना, जेड में इतना, ये पहला वेक्टर प्रेजेंट कर दिया। दूसरा वेक्टर जो प्रेजेंट किया है मैंने बी, सेम उसका बी एक्स डायरेक्शन में कुछ है मैग्नीट्यूड, देन अगेन वाई डायरेक्शन में कुछ है मैग्नीट्यूड, देन अगेन जेड डायरेक्शन में कुछ है मैग्नीट्यूड। राइट, दिस इज द मैग्नीट्यूड इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। बहुत बढ़िया। मेरे को इनका डॉट करना है, ए डॉट बी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, ये ए वेक्टर लिखा मैंने, ठीक है, ध्यान से सुन लेना भाई, ये ए वेक्टर लिखा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और फिर डॉट लिखा मैंने और बी वेक्टर लिखा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अब मैं ज़्यादा थ्योरी के अंदर जा नहीं रहा हूं, ठीक है, सुन लेना क्यों नहीं जा रहा हूं, उसका भी रीजन है। अगर मेरे को ऐसे वेक्टर फॉर्म में क्या दिए जाएं, वेक्टर्स दिए जाएं, जैसे 2 वेक्टर है, ए डॉट बी, इनका मेरे को डॉट करना है, तो पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पता क्या करना है,
जो पहला वेक्टर है ना उसके x वाले कोफिशिएंट को x वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। मतलब पहले वाले का x और दूसरे वाले का x, मतलब पहले वाले का i कैप का जो कोफिशिएंट है दूसरे वाले वेक्टर का, मतलब i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से, j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट से और k के कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। दैट विल गिव अस द वेक्टर ऑफ, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। यानी कि जो a डॉट भी आएगा ना वो कुछ नहीं आएगा, पता क्या आएगा, देख ले ध्यान से, वो आएगा ax इसका i कैप का यानी कि x डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड इंटू bx इसका किसका i कैप यानी कि x डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड प्लस ay by, ठीक है, मल्टीप्लाई करते चलो, प्लस az इंटू bz, बस ये आ जाएगा अपने पास। अब ऐसा ही क्यों हुआ ये समझा देता हूं, है ना, मैं मतलब बहुत ज्यादा मैथ्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि अपना काम भी नहीं है, खैर वो ऐसा ही क्यों हुआ वो समझा देता हूं, ठीक है। लेट अस डिस्कस दैट हियर। सवाल तो हमें बहुत सारे करनी है बट ऐसा ही क्यों हुआ, ठीक है, वो समझा देता हूं, और हमें बहुत सारे सवाल करने भी इसके ऊपर। तो ऐसा इसलिए हुआ बेटा, जैसा मानो मैं i डॉट आई करता हूं, i डॉट आई, आई क्या है, ये है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ x, और ये i वेक्टर क्या है अगेन, सॉरी i कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ x, ठीक है। तो अगर मैं खुद का खुद से डॉट करता हूं i का i से, तो यूनिट वेक्टर मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर है भाई, ये यूनिट वेक्टर x डायरेक्शन में, दीज आर वेक्टर्स, और दोनों के बीच का एंगल का कॉस। अब दो वेक्टर जो सेम ही डायरेक्शन में, उनके बीच का एंगल तो 0 है, तो लिख दिया 0, तो आ गया 1 1 इंटू 1, 1 1 1 यानी कि 1 आ गया, कितना आ गया 1, यानी कि i डॉट आई इज इक्वल्स टू 1, समझ में आ गया ना, मैं यही लिख देता हूं, इस 1 को यही लिख देता हूं, i डॉट आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्या सेम काम j डॉट j के लिए भी होगा, जी बिल्कुल सर, j कैप का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे j कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, और दोनों के बीच का एंगल का कॉस इट विल आल्सो बिकम 1। अरे j कैप y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन, अरे j का j से डॉट लेना, मतलब खुद का खुद से डॉट हमेशा 1 होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, खुद का खुद से डॉट हमेशा 1 होगा, ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। सेम k कैप का k कैप के साथ अगर आपको लेना है डॉट, तो इट विल बिकम k कैप का मैग्नीट्यूड, अरे यूनिट वेक्टर k कैप z डायरेक्शन में तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, k कैप का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल का कॉस, तो अगेन इट इज 1। तो याद रखना है, खुद का खुद से डॉट करोगे तो 1 ही आएगा, खुद का खुद से डॉट करोगे तो 1 ही आएगा, खुद से डॉट करना ही क्यों है, करना पड़ेगा, खुद का खुद से डॉट करोगे तो 1 ही आएगा। एक इंसान अपने आप से प्यार करता है तो अकेला ही रहेगा, वो दो होना है तो किसी और से करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो, खुद का खुद से डॉट होगा तो 1 आएगा, एक इंसान अपने आप से प्यार करेगा तो अकेला ही रहेगा ना, 1 ही रहेगा ना, बस, तो यही है थ्योरी, रिलेट करो थोड़ा, ठीक, ओके। अच्छा ये तो बात हो गई खुद के खुद से डॉट की, लेकिन खुद के परपेंडिकुलर वाले यूनिट वेक्टर से डॉट करूंगा तो क्या आएगा, जैसे कि लेट अस टेक हियर i का j से डॉट, ठीक है, j का k से डॉट, या k का i से डॉट, ठीक है, i का j से डॉट करता हूं तो यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहना है, लेकिन दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाएगा, cos 90 0 होता है। सेम काम j और k में, दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है बट दोनों के बीच का एंगल 90 है, क्योंकि j कैप है y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर और k कैप है z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, y और z के बीच एंगल होता है 90 डिग्री, सो इट विल आल्सो बी 0, अगेन सेम काम यहां होगा, ठीक है। खुद का अगर खुद के परपेंडिकुलर वाले से डॉट करोगे, और ये तो हमें पता भी है कि भाई सीधी सी बात है, क्या है सीधी सी बात, अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट लोगे तो 0 आएगा, और दो पैरेलल वेक्टर का डॉट लोगे तो, खुद का खुद से डॉट लोगे तो 1 आएगा, दो पैरेलल का तो खैर अलग चीज है, हाँ, बट खुद का खुद से डॉट लोगे, कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर है, अगर ए वेक्टर का आप ए वेक्टर से डॉट लोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए का मैग्नीट्यूड, क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड, कैसे आएगा देख, अभी दिखा देता हूं, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, यही यूनिट वेक्टर्स की बात हो रही है, दिस इज फॉर यूनिट वेक्टर्स। i का i से डॉट लिया 1 आया, j का j से डॉट लिया 1 आया, k का k से डॉट लिया 1 आया, i का j से, j का k से, k का j से, k का i से, मतलब
कोई भी दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट लूंगा तो जीरो आएगा। सो दिस वी हैव टू रिमेंबर। अब इसको थोड़ा इधर अप्लाई करते हैं। होना क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी पढ़ा था कि पहले इस ax को मैं मल्टीप्लाई करता bx से, फिर by से, फिर bz से, ठीक है। अब ax i कैप bx i कैप, ठीक है। तो ax i कैप एक वेक्टर है, bx i कैप दूसरा वेक्टर है, ठीक है। मतलब एक वेक्टर ए वेक्टर है जिसके तीन कंपोनेंट है, मतलब तीन भाग में उसको तोड़ लिया, बट ये कंपोनेंट भी तो वेक्टर ही होते हैं ना। हाँ, अब दो वेक्टर है अपने पास, इनका मल्टीप्लीकेशन करना, ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप का। तो आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर दोनों के एक्स डायरेक्शन में, यानी कि दोनों जो ये वेक्टर्स हैं इनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। समझ में आ गया, यानी कि एंगल जीरो है। अब दो वेक्टर का डॉट होता है, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल का कॉस। तो पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल का कॉस, आई के साथ एंगल जीरो है तो कॉस जीरो होता है वन, कॉस में जीरो होता है वन, इसमें कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। आगे चले भाई, इसका फिर इससे डॉट करना है। अब आई और जे देख लें, वहां लिखा हुआ है आई डॉट जे बराबर जीरो, क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल कितना हुआ 90। ये आई में है और ये जे में है, मतलब बता रहा है कि ये वाला वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, ये वाला वेक्टर वाई डायरेक्शन में, कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट होता है जीरो। सेम इसका जेड वाले से करना है, फिर जीरो आता। तो इसलिए जब आई वाले के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन आई से हुआ तो आई वाला ही बचा, वाई और जेड वाले जीरो हो गए। ऐसे ही जब जे वाले मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन जे से होगा तो वही आएगा, आई और के वाले जीरो हो जाएंगे, और जब के वाले मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन के वाले से होगा तो वही बचेगा, ए जेड बी जेड, एक्स और वाई वाले जीरो हो जाएंगे। तो बस ये कहानी थी, इनको करके देखोगे पूरा लॉन्ग में तो आंसर निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, ये चीज समझने वाली थी जो हमने समझ ली है। क्या समझने वाली थी कि यूनिट वेक्टर्स अगर हमें दिए जाएं और यूनिट वेक्टर में अगर मैं खुद से डॉट लेता हूं, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, तो आंसर आता वन, और अगर परपेंडिकुलर वाले से लेता हूं तो आंसर आता जीरो। समझ में आ गया। और दो वेक्टर अगर मुझे दे रखे हैं, उनका डॉट अगर मुझे करना है तो कैसे करूंगा, आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करो, प्लस जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करो, प्लस के वाले को के से मल्टीप्लाई करो, आ गया डॉट प्रोडक्ट, खत्म। या तो आपको दूसरा तरीका बताया मैंने, सॉरी पहला बताया कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, दूसरे का मैग्नीट्यूड पता है, और दोनों के बीच का एंगल का कॉस पता है, तो ए बी कॉस थीटा लिखो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है और इस फॉर्म में वेक्टर्स दिए हुए हैं तो भैया डायरेक्ट पकड़ के मल्टीप्लाई करते रहो बस, आई वाले को आई से, जे वाले को जे से और के वाले को के से, परपेंडिकुलर वाले तो जीरो हो जाएंगे, बस खत्म कहानी। अब एक छोटा सा सवाल, छोटा सा नहीं एक्चुअल में बहुत बढ़िया सवाल, अब मैं सवालों पे ज्यादा फोकस करूंगा, आप लोगों ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की हुई थी। सो द क्वेश्चन इज, इफ द वेक्टर्स p एंड q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब क्या है समझा देता हूं। हमको ये बोला गया है कि एक वेक्टर है p वेक्टर, यह है ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा वेक्टर है q वेक्टर, इधर रखा है ए आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। हमको बोला गया कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ये बोला गया है। हमको एक ही वैल्यू पूछी गई, ए बार बार लिखा हुआ है ना इसकी। वी नो दैट अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, अब ये भी तो सिखाया है। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर p और q परपेंडिकुलर है, इनका मतलब इनके बीच का एंगल 90 है, तो p डॉट q बराबर क्या होगा, p का मैग्नीट्यूड q का मैग्नीट्यूड cos 90। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनके बीच का एंगल 90 होगा ना, ये आ जाएगा जीरो, यानी कि p और q का डॉट जीरो कर दो। अब वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं हमको, अरे जो p और q वेक्टर है वो वेक्टर फॉर्म में दे रखे, कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे, तो कर दो भाई इनका डॉट जीरो। कैसे होगा देखो, पहले p वेक्टर लिखो, p डॉट q निकालना है ना, तो p डॉट q निकाल लेते हैं, चलो उधर ही निकाल लेते हैं, ठीक है, उधर ही रख देते हैं p की वैल्यू q की वैल्यू। p की वैल्यू कितनी है, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3k कैप, राइट। इसका डॉट लेना मुझे किसके साथ में, ए आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप माइनस k कैप, ठीक है। सो दिस शुड बी इक्वल्स टू जीरो।
P का Q से डॉट ले लिया और 0 होना चाहिए अगर ये दोनों परपेंडिकुलर, तो P और Q, ठीक है। मैंने बोला था ना प्रूव करने के लिए भी बोल सकता है, प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डॉट 0 करते, कर दिया हमने डॉट 0। तो I का कोफिशिएंट और इधर I का कोफिशिएंट A और A है तो A स्क्वायर हो गया, A इंटू A कितना हो गया, A स्क्वायर, प्लस यहां J का कोफिशिएंट है A, यहां है -2 तो -2A हो गया, प्लस K का कोफिशिएंट 3 है, यहां -1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 तो है ही, ठीक है, तो -3 हो गया अगेन, ये बराबर आ गया 0 के, ठीक है। तो A स्क्वायर -2A -3 बराबर 0, यही आ रहा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, A स्क्वायर -3A प्लस A, 3A और A रूट आ गए इसके, ठीक है, -3 बराबर 0, ठीक है। A कॉमन लिया तो A -3 प्लस 1 कॉमन लिया, A -3 बराबर 0, तो 2 रूट आए, A -3 और A प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि A बराबर 3 होगा और A बराबर -1 होगा। अब देख लो 3 सेटिस्फाई कर रहा है, -1 सेटिस्फाई कर रहा है, इसको 3 सेटिस्फाई कर रहा है, -1 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? चलो, इक्वेशन को सेटिस्फाई होना भी जरूरी है ना। चलो, तो यहां तक की बात समझ में आ गई, दोनों कर रहे हैं तो दोनों ही आंसर है, अरे दोनों कर रहे हैं तो दोनों ही आंसर है मेरे भाई। ओहो, चलो भाई बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा ना। ये करना है भाई हमको, देखो हमको चीजों को अगर सीखना है तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज कंसंट्रेशन के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम थोड़ा सोचे चीजों को। फिजिक्स इज द सब्जेक्ट, जब आप इसको सोचने लगोगे ना तो आपको प्यार हो जाएगा इस सब्जेक्ट से, मजा आने लगेगा सॉल्व करने में। जो बच्चे से दूर भागते हैं वो बच्चे से ये भी दूर भागती है, और जो इसके पास आना चाहते हैं ये उनसे भी दूर भागती है एक्चुअल में, लेकिन फिर भी डिस्टेंस कम ही रहता है। अरे एक ऑब्जेक्ट है वो तो हमेशा दूर ही जा रहा है, तो या तो आप खड़े रहो एक जगह पे, मेहनत ही मत करो, तो वो बहुत दूर चला जाएगा, या आप उसकी तरफ बढ़ने लगो तो फासला तो कम होगा ना, डिस्टेंस तो कम होगी ना, तो डिस्टेंस हमें कम ही करना है। और एट द एंड ऑफ द ईयर ये होता है, डिस्टेंस 0 हो जाता है, आपको पकड़ बन जाती है बच्चों की, अच्छे बच्चों की बन जाती है, अच्छी खासी पकड़। कैसे बनती है देख लेंगे भाई अभी। अच्छा, एक चीज अब हमें डिस्कस करनी है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप अलोंग i कैप प्लस j कैप। ये कंपोनेंट क्या हो गया सर, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट लेना पड़ रहा है, ये कैसे होगा? तो भाई एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट लेने की एक कला होती है, ठीक है। क्या कला होती है समझा देता हूं, थोड़ी स्पेस मुझे बस चाहिए होगा। हाँ ठीक है, यहां तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट लेना है, ठीक है। तो ये लिख देते हैं हम लोग, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है। क्लियर है बेटा यहां तक की बात सभी लोगों को? चलो, यहां तक समझ में आ गया ना सभी लोगों को, बढ़िया से एकदम सारा एकदम बढ़िया रिवाइज हो गया होगा। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे हमें कंपोनेंट लेना, वापस क्यों है मैं बता देता हूं, ठीक है। मान लीजिए इसी डायग्राम में बता देता हूं, फिर वहां एप्लीकेशन होगा, यूज करेंगे, ठीक। मान लीजिए मेरे पास में 2 वेक्टर हैं, A और B, ठीक है। सुनना ध्यान से, इनका डॉट प्रोडक्ट आपके सामने लिखा हुआ है। ओके सर, मुझसे कहा गया, क्या कहा गया, मुझसे यह कहा गया कि B का एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ B इन डायरेक्शन ऑफ A। मतलब हम किसी भी वेक्टर के 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, बस वो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होने चाहिए। वो ऐसे भी हो सकते हैं, 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 बस ये परपेंडिकुलर रहने चाहिए कंपोनेंट, ठीक है। कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, सही बोले, है ना, यही तो समझ में नहीं आ रहा है इतने दिनों से, ठीक है। तो B का एक ही डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा बेटा, वो आ जाएगा B cos थीटा। कितना आ जाएगा, B cos, अरे B का एक ही डायरेक्शन, भाई थीटा की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट cos होता है, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा B sin थीटा। उसकी मेरे को चाहत नहीं है, जरूरत नहीं है, तो मुझे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए था B का, क्या आ गया, B cos थीटा, ठीक है। यानी कि यार डॉट प्रोडक्ट में ऑलरेडी एक कंपोनेंट छुपा हुआ है, B cos थीटा। छुपा हुआ नहीं छुपा हुआ है,
छुपा हुआ नहीं छुपा हुआ? हाँ, यानी कि अगर मुझे b cos थीटा निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, दोनों का डॉट a डॉट b डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड, यह आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ b इन डायरेक्शन ऑफ a। अरे b cos थीटा यह है ना, अभी भी तो लिखा b cos थीटा, तो b cos थीटा को कैसे लिख दिया हमने, a डॉट b डिवाइडेड बाय a। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। क्या मुद्दे की बात पे आते हैं, वापस चलते हैं सवाल पे, और सवाल में फिर ये डायग्राम वायग्राम में बनाता हूं, फिर वहां अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। हाँ जी, यहां तो आपको फिर थोड़ा लफड़ा हो जाएगा, ठीक। एनीवेज यहां तक की कहानी समझ में आई गई होगी, आगे चलते हैं, आगे समझाता हूं इसको और बढ़िया तरीके से, ठीक। बहुत बढ़िया, सवाल में ही समझा देता हूं, डोंट वरी, टेंशन मत लो। दिस इज द क्वेश्चन, और यहीं पे समझ लेते हैं। एक वेक्टर है, उसका दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट कैसे निकालना, देख लो ध्यान से। भाई मेरे पास दो वेक्टर, ये a और ये b, ऐसा ही था कुछ मामला? हाँ बिल्कुल सही बात सर, दोनों के बीच का एंगल था थीटा, और b का एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट, थीटा वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया b cos थीटा, ठीक है। अब b cos थीटा को डॉट प्रोडक्ट से निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इफ आई राइट a डॉट b हियर, तो ये बन जाएगा ab cos थीटा। मुझे सिर्फ b cos थीटा निकालना है, क्योंकि यही तो है b का एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो हो जाएगा a डॉट b, दोनों का डॉट डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड, ये हो गया b cos थीटा। एंड व्हाट इज b cos थीटा? b cos थीटा है कंपोनेंट ऑफ b, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। हाँ मालिक समझ तो आया थोड़ा थोड़ा। अच्छा उल्टा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखो जरा ध्यान से देखना, सेम डायग्राम है, बस मैं बात उल्टी कर रहा हूं कि ये a वेक्टर है, ठीक है, ये b वेक्टर है, ठीक है। अगर मुझसे कहा जाए कि a वेक्टर का b वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, मुझसे क्या कहा गया कि a वेक्टर का b वेक्टर की डायरेक्शन में, तो थीटा वाले डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है बेटा? cos थीटा। तो कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर, a वेक्टर के b वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट जो है, मतलब कंपोनेंट ऑफ a इन डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर जो होगा वो क्या होगा भाई? a cos थीटा होगा। तो मैं इसी सेम फॉर्मूले से a cos थीटा भी निकाल सकता हूं। देखो a डॉट b को मैं क्या लिखूंगा? a b cos थीटा, है ना। मेरे को चाहिए a cos थीटा, तो मैं b से डिवाइड कर देता हूं, a डॉट b डिवाइडेड बाय b, ये आ गया a cos थीटा। और a cos थीटा क्या है? वेक्टर a का b की डायरेक्शन में कंपोनेंट। क्या है? वेक्टर a का b की डायरेक्शन में कंपोनेंट। और b cos थीटा क्या है? वेक्टर b का a की डायरेक्शन में कंपोनेंट। अब मुद्दे की बात क्या है, यह सुनो कि अगर आपको कोई दो वेक्टर दे रखे a b, क्या दे रखे? कोई दो वेक्टर दे रखे a b, ठीक है। किसी एक का दूसरे की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है, हो सकता है वो b का a की डायरेक्शन में हो सकता है वो a का b की डायरेक्शन में हो, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो a डॉट b बराबर a b cos थीटा होगा, ठीक है। अब b का कंपोनेंट लेना है a की डायरेक्शन में, तो वो होगा b cos थीटा, और a का कंपोनेंट लेना है b की डायरेक्शन में, कि जिसका कंपोनेंट लेना उसके साथ cos लगेगा, तो वो होगा a cos थीटा। अब अगर आपको b cos थीटा निकालना है तो a से डिवाइड कर दो, a cos थीटा निकालना है तो b से डिवाइड कर दो। एक्चुअल में जिस वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा ना, वो नीचे आ जाएगा। जैसे a डॉट b तो यहां भी है, यहां भी है, मुझे चाहिए था यहां पे b वेक्टर का a वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो a वेक्टर नीचे आ गया। बस ये जो भी आएगा ना, ये अपने आप ही b का a की डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा। यहां मुझे चाहिए था a का b की डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो मैंने b से डिवाइड कर दिया। जिसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट है उससे डिवाइड कर दो, जो बचेगा ना वो होगा इस वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट। ऐसे भी समझ सकते हो a डॉट b इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। डायग्राम भी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बेसिक चीज है। b का एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट है b cos थीटा, तो आई नीड टू फाइंड दिस, इसे से डिवाइड कर दो। अगर मुझे a का b की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना पड़ रहा है तो आई नीड टू फाइंड a cos थीटा, तो यहां से a cos थीटा रख लूंगा, b से डिवाइड कर दूंगा। जैसे इस सवाल में बोला गया है, हमें क्या बोला गया, ध्यान से सुनना भाई, कि ये एक वेक्टर है अपने पास में कोई, ये दूसरा वेक्टर है,
इस वेक्टर का इस वेक्टर के अलोंग क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, क्या कहा मैंने, इस वेक्टर का इस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालना है। इसको ए मान लेता हूं, स्मॉल ए मान लेता हूं, इसको स्मॉल बी मान लेता हूं। ठीक है, तो इस वेक्टर का इस वेक्टर के अलोंग यानी कि ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालना है। ऐसे ही करूंगा हमेशा। अब या तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लो कि जिसके अलोंग निकालना है उससे डिवाइड कर दो डॉट को, तो दोनों का डॉट करूंगा और इसके अलोंग निकालना है ना कंपोनेंट, तो इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा दोनों के डॉट को। आ गया आंसर। मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं इस क्वेश्चन का, बहुत बेसिक है। ठीक है, या फिर सीधा सा तरीका कि आई हैव टू फाइंड ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल का कॉस। ठीक है, कॉस थीटा। अब मुझे क्या निकालना है, ए का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो ए का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होगा वो होगा ए कॉस थीटा। सिंपल सी बात है, तो आई नीड टू फाइंड ए कॉस थीटा, तो बी से डिवाइड कर दो। ये जो बी आएगा ये कंपोनेंट आएगा, तो ए और बी का डॉट कितना हुआ, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, चलो लिख देता हूं यहां पे 3i कैप प्लस 4j कैप आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। भाई बी का मैग्नीट्यूड को होगा आई कैप प्लस जे कैप वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। पिछला भूल तो नहीं गए सब लोग, बस। तो अंडर रूट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, जे कैप का भी क्या है 1। ठीक है, तो आई को आई से मल्टीप्लाई करो, 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया 3 आया, प्लस जे को जे से करो 4 और 1 को किया तो 4 आया, डिवाइडेड बाय √2, तो 7/√2 ये आ गया अपने पास में कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, एंड आई होप आप लोगों को पता चल चुकी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी को। मेरे हिसाब से यहां तक की कहानी जो है आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर भी होनी चाहिए, तो नोट कर लेना सभी लोगों ने। चलो, तो ये तो बात हो गई बेटा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जो है उसके किस किस तरह से आप यूज ले सकते हो, और एक्चुअल में हम सीख क्यों रहे हैं सब, क्योंकि हमारे आगे काम आने वाला है। बोला जाएगा यार इसका कंपोनेंट इसके अलोंग लो, अगर मैं इसका कंपोनेंट इसके अलोंग लेता ना, अभी सुनना ध्यान से, अभी तो मैंने इसका कंपोनेंट इसके अलोंग लिया, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग लूंगा तो ए डॉट बी अपॉन जिसके अलोंग ले रहा हूं उसका मैग्नीट्यूड, बी के अलोंग लिया था तो बी का मैग्नीट्यूड लिखा। अगर इसका कंपोनेंट इसके अलोंग लेता तो ए डॉट बी तो रहता ही रहता, बट डिवाइड में आ जाता उसका मैग्नीट्यूड जिसके अलोंग ले रहा हूं। इसके अलोंग ले रहा था, बी का कंपोनेंट इसके अलोंग ले रहा हूं ना, तो भैया इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो नथिंग एल्स, अगर आपको ए का बी का मैग्नीट्यूड ए के अलोंग चाहिए तो डॉट प्रोडक्ट को ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बी के अलोंग चाहिए तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, सिंपल एज दैट। कोई भी दो वेक्टर है ए और बी, उनके बीच का एंगल आपको पता है। अगर आपको एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालना है तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट को जिसके अलोंग आप कंपोनेंट निकाल रहे हो ना, किसी भी वेक्टर का जिसके अलोंग निकाल रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, एंड दैट्स इट। ठीक, चलो नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, और काफी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम चाहिए, तो वो भी मैं लेके आया हूं। वी विल डेफिनेटली गिव यू फ्यू क्वेश्चन एज होमवर्क, ताकि आप जो भी सीख रहे हो उसको अप्लाई करना भी सीखो, जो समझ रहे हो उसकी एप्लीकेशन को भी आप लोग सीख पाओ, राइट। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मैंने आपको बताया था जब भी दो वेक्टर के एंगल की बात हो तो उस एंगल को आप इजीली निकाल सकते हो डॉट प्रोडक्ट से। कैसे निकालोगे, देखो, लेट्स से देयर इज ए वेक्टर एंड देयर इज बी वेक्टर, वी नो ए डॉट बी जो होगा ना वो होगा भैया ए बी कॉस थीटा, तो मैं कॉस थीटा निकाल लूंगा, एंगल निकल जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, अच्छा ए और बी का डॉट क्या होगा भाई, ए वेक्टर लिखो, डॉट बी वेक्टर लिखो, डिवाइड कर दो इसको ए के मैग्नीट्यूड से। ए का मैग्नीट्यूड कितना भाई, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, राइट। और बी का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई। सॉल्व करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट सबको पता, आई को आई से, जे को जे से मल्टीप्लाई करना, फंडा क्या है सब बता चुका हूं, लॉजिक क्या है सब बता चुका हूं। 36 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई किया, जे को जे से करना है 20 आ गया, डिवाइडेड बाय
9 + 16 आया अंडर रूट में, और अंडर रूट में यहां भी आया 144 + 25। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन को। 56 हो गया ऊपर, 5 × 13 हो गया नीचे। अच्छा सर ये कैसे लिखा? अरे मेरे भाई 16 + 9 होता है 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 144 + 25 होता है 169, उसका स्क्वायर रूट होता है 13। तो ये आ गया अपने पास में सीधा सीधा 56 / 65। ठीक है, तो ठीक है, थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू आई अपने पास में कितनी? 56/65। ठीक है, क्लियर सभी लोगों को यहां तक की बात? कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना? कोई परेशानी नहीं होगी। थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 56/65। बेटा जब आपको यहां पे ऐसे एंगल मिल रहे हो जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता है, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम कॉस को या साइन जो भी होता है यहाँ पे उसको इधर ले आते हैं, इसको इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोग डेफिनेटली सीखोगे आगे 12th क्लास में, बट बेसिक मैथ्स में आपको पता चल गया होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। सो लिविंग इट हेयर जस्ट लाइक दिस, और बाकी सारी चीजें हम आगे सीख लेंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और रेलेवेंट लगेंगी। अभी के लिए इसको ऐसे समझ लो। ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई, बढ़िया है। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब आगे चलते थोड़ा सा ना। एक क्वेश्चन है जिसको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं आप लोगों को, और इसको जो डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा इसको समराइज कर देता हूं। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, एक बार दिमाग जरूर लगा लेना थोड़ा सा, प्रॉपर मतलब जेई टाइप क्वेश्चन है बच्चों के लिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर a एंड b इज परपेंडिकुलर, कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट को 0 कर देना, वहां से m की वैल्यू निकल जाएगी। क्यों ही बता रहा हूं, चलो इसका उसके अलग कंपोनेंट तो ले ही सकते हो। और कमेंट में आंसर जरूर बताना, मैं कमेंट देखूंगा आप लोगों के और रिप्लाई करूंगा वहां पे कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो डोंट टेक इट लाइटली, आई विल सी योर कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट एज वेल, राइट। चलो तो क्या रिवाइज किया भाई, डॉट प्रोडक्ट होता है किन्हीं भी दो वेक्टर्स का, a डॉट b, दो वेक्टर्स है a वेक्टर एंड b वेक्टर, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर मुझे लिखना है, दोनों के बीच एंगल अगर थीटा है तो लिखूंगा ए बी कॉस थीटा, वेयर a इज मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, b इज मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। कॉस थीटा में थीटा जो है दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक, यानी कि अगर डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है a और b का, तो आपको a का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, b का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट आप a डॉट b लिख सकते हो बिना वेक्टर को जाने, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड पता हो दोनों का और दोनों के बीच का एंगल पता हो, तो बिना वेक्टर को जाने आप क्या कर सकते हो बेटा, जो डॉट प्रोडक्ट है उसको लिख सकते हो। दूसरा तरीका होता है आपको कंपोनेंट फॉर्म में, जैसे आई जे और के की फॉर्म में जब वेक्टर दिए हो तो आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करते चलो, डन। ठीक, so now we are moving towards a very interesting part of this lecture, क्रॉस प्रोडक्ट। काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, क्या होता है भाई क्रॉस प्रोडक्ट, बताते, जैसे डॉट था ऐसे ही क्रॉस है, दिखाते क्रॉस से, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इससे जो मल्टीप्लीकेशन से जो प्रोडक्ट निकलेगा दैट विल बी अ वेक्टर। अभी तो हमने क्या किया था, दो वेक्टर्स को डॉट से मल्टीप्लाई किया था, मतलब दो वेक्टर को डॉट के थ्रू मल्टीप्लाई किया था, एंड द रिजल्ट वाज अ स्केलर। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां रिजल्ट विल बी अ वेक्टर। ठीक है, तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके या तो स्केलर निकलेगा या वेक्टर निकलेगा। स्केलर अगर निकला तो डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर अगर निकला तो क्रॉस प्रोडक्ट। अब डिफाइन कर लेते हैं। लेट अस से वी हैव अ वेक्टर ए वेक्टर इन दिस डायरेक्शन and there is another vector b vector in this direction and the angle between them is theta। ठीक है, तो I can write a क्रॉस b, ये बेटा वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस के थ्रू। वहां डॉट था तो डॉट के थ्रू कर रहे थे, या क्रॉस हो तो क्रॉस के थ्रू कर रहे हैं। ठीक, इसको मैं लिखूंगा a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा। ठीक है, a क्रॉस b मतलब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बिकम्स ए बी साइन थीटा। क्या पिछले वाले फॉर्मूला में और इस वाले फॉर्मूला में कोई डिफरेंस है? जी हां सर, पिछले में कॉस था, डॉट वाले में, क्रॉस वाले में साइन आ गया। ठीक है, लेकिन सर आप तो कह रहे थे यहां एक वेक्टर निकलेगा, हमें तो ये क्वांटिटी अभी भी एक नंबर दिखाई दे रही है। मैं पूछा भाई कैसे नंबर दिखाई दे रही है? सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज अ नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज अ नंबर, साइन थीटा इज अ नंबर, तो ये तो नंबर है। हाँ बिल्कुल नंबर है।
सो दिस इज नॉट एक्चुअली ए क्रॉस बी या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज नॉट, दिस इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट द मैग्नीट्यूड। मतलब देखो ए और बी दो वेक्टर, उनको क्रॉस करोगे ना, जब दो वेक्टर का अगर क्रॉस किया जाएगा तो एक नया वेक्टर निकलेगा जिसको हम सी वेक्टर बोल देते हैं। उसकी क्या खास बातें होंगी वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा, इन्हीं दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन और दोनों के बीच के एंगल के साइन के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। अब यहां एक और हमें चीज छोटी सी जोड़नी पड़ेगी। क्या बेटा, वेक्टर बनाने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ चाहिए एक यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को बता रहा हो। किसकी डायरेक्शन को? जो भी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को बता रहा हो। तो यहां हमने लगाया एक यूनिट वेक्टर एन कैप, ठीक है। क्या लगाया? एन कैप। सुनना, अभी ये थोड़ा लफड़े वाला मामला है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है। बात चमकी, चमक रही है थोड़ी थोड़ी, हाँ और चमकेगी। देख ट्यूबलाइट की तरह चमकेगी, थोड़ा धीरे 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 धीरे, बट चमकेगी तो बहुत ढंग से चमकेगी, है ना। तो लेट्स ट्राई आवर बेस्ट कि चाहे धीरे धीरे चमके बट चमके तो ढंग से चमके, है ना। चलो भाई, मैंने कहा स्पेस में दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल मुझे पता है, ठीक है। अब सर आपने कहा कि जब भी आप दो वेक्टर को क्रॉस करोगे तो एक नया वेक्टर निकलेगा। लेट्स से दैट नया वेक्टर इज सी वेक्टर। ए और बी का हमने क्रॉस किया, मतलब क्रॉस का मतलब है कि हमने ए और बी दो वेक्टर है उनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया उनका, या क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो एक नया वेक्टर निकलेगा, बिल्कुल ही नया वेक्टर निकलेगा। इस वेक्टर का, सी वेक्टर जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा ए बी साइन थीटा, ठीक है भाई। सी वेक्टर बना किस किस के मल्टीप्लीकेशन से? ए और बी के मल्टीप्लीकेशन से। तो ए बी साइन थीटा होगा इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एन कैप होगा इसका यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में। अरे सर, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताते हैं अब क्या होती है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन निकालने के लिए, मतलब डायरेक्शन ऑफ एन कैप बता रहा हूं मैं, ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। ये डायरेक्शन होती है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में। सर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन का मतलब क्या है? बेटा बचपन में स्क्रू रूल, है ना, और दुनिया भर के रूल पढ़े होंगे आपने। खैर उन सब चीजों पे मैं नहीं जा रहा हूं बिकॉज इट डजंट वर्क एवरीवेयर, ठीक। एक छोटा सा काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन सीखनी है हमें। मतलब वी वांट टू लर्न कि जो इससे वेक्टर बना है ये, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। हमारा क्वेश्चन पता क्या है अभी? क्वेश्चन ये है जो हमारे दिमाग में आ रहा, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर, जो बना है ना ये सी वेक्टर, ठीक है। नया वेक्टर कौन सा है? सी वेक्टर, ठीक है। ये सी वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है सर, डायरेक्शन निकालना सीख लेते हैं, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं? मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं। सुनना जरा ध्यान से, क्या कर रहा हूं? ए क्रॉस बी। यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, वहां तो बेटा ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए था, क्योंकि ए डॉट बी भी एक नंबर आएगा, ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए भी एक नंबर आएगा, बी ए कॉस थीटा। लेकिन यहां मामला नंबर का नहीं है, डायरेक्शन का भी है। और डायरेक्शन चेंज होने से वेक्टर चेंज हो जाते हैं, आपको पता है, सारी बात आपको पता है बहुत बढ़िया तरीके से, राइट। सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू दिस अगेन कि सर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है। पहले देखो स्पेस में ए कहां है? कहां है? ये रहा, ठीक है। एक ही तरफ ना चार्टा बनाओ और ऐसे कर लो, एक ही डायरेक्शन में कर लिया। अब ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना, तो बी की तरफ अपना हाथ घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो। ए की तरफ बनाया, अब घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो बी की तरफ, ए घुमाया। तो जो थंब की डायरेक्शन है ना, वो बताएगी जो ए क्रॉस बी से नया वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन। क्या समझे? और ये बहुत काम आएगा भाई, क्या समझे? इसके बहुत सारे रूल है, बट ठीक है, मैं एक ही से काम चला दूंगा, चलेगा भी भाई। एक ही तरफ हाथ करो, ए क्रॉस बी अगर निकालना है तो एक ही तरफ अपना हाथ करो और बी की तरफ घुमा दो। तो थंब की डायरेक्शन कहां है? प्लेन के बाहर। दिस इज आउटसाइड द प्लेन। तो जो नया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? अरे भाई अब ये पूछेगा नहीं कोई, लिखना कैसे? इस सवालों में काम लेना पड़ेगा। ऐसा सवाल नहीं आएगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये बताओ, नहीं, देयर इज नो रूल। याद रखना है बस, ऐसे चांटा बनाओ। अरे थप्पड़, अरे खाए तो होंगे कभी, हाँ, तो वही बस इसको कर लो ऐसे, ठीक है। किसकी डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में, और बी की तरफ घुमा दो। तो अंगूठा कहां आया भाई? आउटसाइड द प्लेन। तो डायरेक्शन ऑफ
new vector formed by cross multiplication of two vector is always perpendicular to the plane containing a and b vector। सर जी कुछ भी समझ में नहीं आया, ये गया ऊपर से, सुनो ध्यान से। जब आप दो वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, जब आप दो वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया वेक्टर बनेगा ना वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर है, ये गारंटी है। और हम करेंगे इसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है। जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ए और बी के क्रॉस से बनने वाला वेक्टर। क्या कहा मैंने? जिस प्लेन में ए और बी होंगे, ए और बी कहां है? बोर्ड के प्लेन में, दिख रहे हैं ना, बोर्ड एक प्लेन है, एक्स और वाई डायमेंशन से बना हुआ, बोर्ड इज अ प्लेन, ठीक है। तो ए और बी इस प्लेन में है ना, तो जो ए और बी के क्रॉस से वेक्टर बनेगा वो इस प्लेन में नहीं हो सकता, इसके बाहर वाले प्लेन में होगा, या फिर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, बस ये मानो इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर भैया यही लाइन, बस काम हो गया। तो बेसिकली जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर होते हैं तो ए और बी के क्रॉस से जो वेक्टर निकलेगा उसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आवर न्यू वेक्टर? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, कंटेनिंग ए एंड बी, ठीक है, ठीक है भाई। अरे थोड़ा थोड़ा चमका, थोड़ा थोड़ा चमका, हाँ। तो हमारे पास बहुत बेसिक सी जानकारी हमें मिली कि ए और बी जो है उनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन हम घुमा के निकाल लेंगे हाथ, बस, ठीक है, सिंपल एकदम। अच्छा, फ्यू एग्जांपल्स विल टेक एंड देन विल मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज, राइट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने बताया आप लोगों को। जैसे मान लीजिए, क्या मान लीजिए, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मैंने कहा कि लेट्स से दिस इज अ वेक्टर ए, ये आपकी तरफ है, देख लेना अभी, ये आपकी तरफ है, दिस इज अनदर वेक्टर बी, ठीक है, ये नीचे की तरफ है, दिख रहा है। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। मुझसे पूछा गया कि ए क्रॉस बी से जो वेक्टर निकलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। मैग्नीट्यूड तो मैं बता दूंगा, ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन क्या होगी? तो मैं कहूंगा कि ये ए है ना, ये बी है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पूछ रहे हो ना, तो ए की तरफ अपना हाथ करो ऐसे चाटा और बी की तरफ घुमा दो, घुमा दिया तो अंगूठा कहां आया? इधर। तो इस डायरेक्शन को जो भी बोलोगे आप, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, इस डायरेक्शन में हो गया अपना जो ए और बी से क्रॉस से निकला नया वेक्टर, ठीक है। अच्छा ऐसे मान लो, चलो ऐसे मान लो, अब ध्यान से देखो, चलो ठीक है कोई नहीं, मत देखो, ऐसे मान लो, ये मान लो, ठीक है। दिस इज ए वेक्टर आपकी तरफ, दिस इज बी वेक्टर, इधर एक वॉल है उसकी तरफ। अब मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए की तरफ अपना हाथ करो ऐसे 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 चांटा बनाओ, ए की तरफ करो और बी की तरफ घुमा दो, तो अंगूठा कहां जा रहा है? देखो, ए की तरफ हाथ करो और बी की तरफ घुमा दो, अंगूठा कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। ए की तरफ हाथ किया और बी की तरफ घुमाया, अंगूठा कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। तो बेटा जो ए क्रॉस बी से बना है वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की तरफ। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पे हो सकते हैं, कुछ नहीं करना, ए पे हाथ रखना और बी की तरफ घुमा देना है, डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी, ठीक है। अंगूठे वाली डायरेक्शन जो होगी, थंब की डायरेक्शन, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर नया वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेंगे सब, इतने तो इंटेलिजेंट हैं। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज पे मैं थोड़ा थोड़ा आता हूं ना, खेलेंगे अब आराम से प्यार से। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये थीटा एंगल है। चलो जी, मुझे निकालनी है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, सेम डायग्राम में। अच्छा सर, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बहुत प्यार से निकाल सकते हैं। अपना हाथ सीधा करो पहले हथेली को और ए की तरफ रख लो, ऐसे ए के पैरेलल कर लो, मतलब एक ही लाइन में कर लो अपनी हथेली को और बी की तरफ घुमा दो, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां है? बाहर। मतलब अगर मैं इसको x और इसको y डायरेक्शन मान रहा हूं, मतलब लेट मी टेक दिस पर्टिकुलर रेफरेंस सिस्टम एज x एंड y, मैं इस डायरेक्शन को x मान रहा हूं, इसको y मान रहा हूं, ठीक है। तो भाई
ए और बी के मल्टीप्लीकेशन से जो वेक्टर बना है वो जेड डायरेक्शन में, आउटसाइड द प्लेन विच इज इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आया बेटा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। इसको मैं के कैप भी बोल सकता हूं क्या? जी सर बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, बी क्रॉस ए करना है। देखो ए क्रॉस बी करते हैं तो ए पे हथेली रख के बी की तरफ घुमाते हैं, बी क्रॉस ए करेंगे तो बी पे हथेली रख के ए की तरफ घुमाएंगे। जो करना है ना ए क्रॉस बी, तो ए से बी की तरफ हाथ घुमाएंगे, और बी क्रॉस ए करना है तो बी से ए की तरफ हाथ घुमाएंगे। बस सिंपल है, ये याद रखना है, कभी नहीं भूलोगे। तो बी क्रॉस ए करना है ना, तो हथेली सीधी चांटा तैयार, ले आओ बी पे, बी से घुमा दो ए की तरफ हाथ, घुमाओ 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 घुमाओ, फील करो बेटा, फील करने वाली चीज है। घुमाया, कहां आया अंगूठा? अंदर की तरफ। तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कहां आई? नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। क्या बात है, यही एक कारण है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि बेटा ए क्रॉस बी से एक वेक्टर निकलेगा और बी क्रॉस ए से भी एक वेक्टर निकलेगा। दो वेक्टर की अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो वो कभी सेम नहीं हो सकते। सेम वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालता हूं, ऐसे दिखा देते हैं मैग्नीट्यूड को मॉड करके, तो ये आएगा ए बी साइन थीटा। दिस इज अ नंबर, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ नंबर। मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ नंबर। और मैं बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड भी निकालता हूं, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो बी ए साइन थीटा, सेम थिंग, नंबर है दोनों। यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो बराबर है भाई, डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसलिए वेक्टर में तो, वेक्टर फॉर्म में तो हम बेटा डायरेक्शन को भी कंसीडर करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि ए क्रॉस बी से जो वेक्टर निकलेगा और बी क्रॉस ए से जो वेक्टर निकलेगा वो सेम होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए इक्वल का साइन नहीं लगाया है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा दोनों का। ए क्रॉस बी से जो वेक्टर निकलेगा और बी क्रॉस ए से जो वेक्टर निकलेगा ना, दोनों का मेरे भाई मैग्नीट्यूड एकदम सेम रहेगा। मुद्दे की बात यही थी। ए क्रॉस बी से एक वेक्टर निकलेगा पहली चीज, एंड दैट वेक्टर विल हैव इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल सी बात है, हाथ घुमाना है। ए क्रॉस बी पूछे तो ए पे रखो हथेली और बी की तरफ घुमा दो, बी क्रॉस ए पूछे तो बी पे रखो, ए की तरफ घुमा दो, खत्म, ठीक है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के जो वेक्टर हैं, मतलब इससे वेक्टर निकलेगा तो वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो जो वेक्टर निकलेंगे उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो दे कैन नेवर बी इक्वल वेक्टर्स, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि मैग्नीट्यूड बिकॉज सेम है दोनों का, तो भैया मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन सेम नहीं होगी। डायरेक्शन कैन नॉट बी सेम, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, सिंपल था एकदम, सिंपल था क्या? सिंपल था, चलो वेरी गुड। अब आगे बेटा प्रॉपर्टीज की चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज ए क्रॉस बी, व्हाट इज समथिंग समथिंग समथिंग। चलो, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ठीक है, और एन कैप। एक्चुअल में तो यही बनेगा। एन कैप क्या है बेटा? ए क्रॉस बी से जो वेक्टर निकला उसकी डायरेक्शन निकालेंगे, कैसे पता? हाथ घुमाना, बस हो गया काम, ठीक। तो हम कहेंगे कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा ए बी साइन थीटा। अरे ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? व्हेन साइन थीटा विल बी मैक्सिमम। साइन थीटा कितना होता है? मैक्सिमम 1 होता है। कब होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते टाइम मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आएगा। देखो डॉट में 0 हो रहा था परपेंडिकुलर का, डॉट में 0 हो रहा था परपेंडिकुलर का, फिजिकल क्वांटिटीज में बहुत काम आएगा। यहाँ परपेंडिकुलर में, मतलब वहां तो परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा था, यहाँ परपेंडिकुलर में मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये 0 कब होगा, है ना? अब ये ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है इट विल बी 0, ठीक है, इट विल बी 0 व्हेन साइन थीटा इज 0। साइन थीटा कब 0 होता है भाई? अरे मेरे भाई कब 0 होता है साइन थीटा? थीटा बराबर 0, 180, है ना। अब देख, इससे कम नहीं हो सकता एंगल, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल हुए, ध्यान से सुनना, 0 का मतलब क्या? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल का। दो वेक्टर अगर पैरेलल हुए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है, मैग्नीट्यूड 0 तो भाई 0, ठीक है।
और दो वेक्टर एंटी पैरेलल हुए तो भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, तो भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। पैरेलल और एंटी पैरेलल की स्थिति में दो वेक्टर अगर पैरेलल हुए या दो वेक्टर एंटी पैरेलल हुए तो भैया उनका मैग्नीट्यूड जो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का वो जीरो आएगा, 90 डिग्री पे मैक्सिमम आएगा। सॉर्टेड है, ठीक है। अब हमें एक छोटी सी चीज निकालनी है, ये एन कैप क्या है? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी से जो वेक्टर बना है ना उसको कुछ भी नाम दो, सी डी ई एफ एस, जो नाम देना दो। जो भी नया वेक्टर बना है ना, ए क्रॉस बी से एक वेक्टर बनेगा तो उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी ना उसका यूनिट वेक्टर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ये है। समझ में आ रहा है ना? वेक्टर का फील आ रहा होगा आप लोगों को। वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी से एक नया वेक्टर बना, लेट्स से सी वेक्टर। सी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता, पता होना चाहिए। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट यूनिट वेक्टर, ठीक। अच्छा, तो किसी भी पर्टिकुलर केस में हमें ये पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है बता दे रहा हूं अभी, ध्यान से सुन लेना भाई। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका नहीं बताया अभी मैंने, लेकिन बता दूंगा कैसे निकलेगा। सुनना ध्यान से। अगर आपको पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि यार दो वेक्टर स्पेस में, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर को दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप की फॉर्म में, बी वेक्टर को भी ऐसे ही दे रखा है। आपसे पूछा गया है, सवाल को ध्यान से सुन लेना, सवाल समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, समझ में आ जाएगी, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, दिस इज इंपॉर्टेंट यार, प्लीज इसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अगर आपको दो वेक्टर दिए जाएं, ठीक है, और ए और बी, उन दोनों की आपको मतलब वेक्टर दे दिया आपको दोनों, आपको पता है एंगल कितना उनके बीच, ठीक है, सारी चीजें पता है, मैग्नीट्यूड पता है, आपको वेक्टर पता है। आपसे कहा गया कि अगर मैं ए क्रॉस बी करूं तो जो नया वेक्टर बनेगा उस वेक्टर की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर होगा, उस यूनिट वेक्टर को बता दो। ये है वो यूनिट वेक्टर। What is this n cap? n cap is nothing but जो a क्रॉस b से नया वेक्टर निकलेगा ना उसकी डायरेक्शन होगी। देखो a तो इधर था, b इधर था, a क्रॉस b से इधर निकला एक वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये n cap। n cap क्या है? n cap कुछ भी नहीं है भाई, n cap है a क्रॉस b से जो नया वेक्टर बना है उस वेक्टर की डायरेक्शन को प्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर। खत्म। तो हमसे पूछा जाएगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ, तो क्या करूंगा? ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, विच इज ए बी साइन थीटा, विच इज ए बी साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसे भी लिख सकता हूं ना इसको, एन कैप इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ठीक है भाई, बात चमक रही होगी अब आपको। यूनिट वेक्टर क्या था, क्या कहानी, बहुत दो बार ये मास्टर बोल गया आके क्लास में। देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। एन कैप क्या है? देख, ए क्रॉस बी को एक नया वेक्टर मान लेते हैं, सी वेक्टर। ए क्रॉस बी को सी वेक्टर मान ले, तो सी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यही तो एन कैप होता है, यही तो यूनिट वेक्टर होता है कि किसी भी वेक्टर का ऊपर वेक्टर को लिखो, नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो उसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाता है। दिस इज इट। ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी ए और बी के क्रॉस से निकला हुआ कोई नया वेक्टर है, सी बोल दो इसको, ये सी का मैग्नीट्यूड है। तो सी वेक्टर अपॉन सी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? सी की डायरेक्शन में एन कैप, और सी की डायरेक्शन क्या होगी निकाल लेंगे बस, क्या हो गया। ठीक, चलो। सो दिस इज इट। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा 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 समझ में आने लगा है। मैग्नीट्यूड देख लिया हमने, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ये भी हमें पता चल गया। क्रॉस के बारे में सारी चीजें पता चल गई। अच्छा, हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी सर, ये बताओ। अरे निकालना भी तो पड़ेगा ना, हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी। चलो भाई, हेडिंग डालो, हाउ टू फाइंड। डायरेक्शन तो निकाल देंगे सर,
आप तो ये बताओ कि ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, तो लेट से हमें मतलब ए क्रॉस बी कैसे करें ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। लेट से अपने पास एक वेक्टर है ए, ठीक है। पहले एक वो किताबी एग्जाम्पल होता है वैसा देना जरूरी हो गया आजकल, बता देता हूँ, नहीं तो तुम लोग भी बोल दोगे कि सर ऐसा थोड़ा जनरलाइज करके बताओ। मैं तो एग्जाम्पल से ही चलता। एनीवेज, ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। अच्छा, बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अब मुझे करना है ए क्रॉस बी। अब आप लोगों के लिए एक नई चीज आ रही है बेटा सामने। कौन सी चीज आ रही है, ध्यान से सुनना, इसको रटना नहीं, इसको करने का तरीका सीखना है। इसको कहते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। क्या कहते हैं बेटे, मेरे बेटे क्या कहते हैं इसको, डिटर्मिनेंट। 12वीं क्लास में आएगा, बट क्योंकि फिजिक्स में वेक्टर हमको यूज करना है ना, तो हमको निकालना आना चाहिए ना, ये सब बहुत पढ़ेंगे हम, ठीक है। व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट, कुछ भी नहीं है, बता देता हूँ, नाम बता दिया मैंने आपको, तो डरना नहीं है यार, सीख रहे हैं ना अपन लोग, क्या दिक्कत है सीखने में। ऐसी कौन सी चीज़ है, साइकिल चलाना सीख गए थे क्या, स्कूटी चलाना सीख गए थे क्या, पैदा होते ही नहीं सीखे थे ना, बस सिंपल सी बात है, सीखते हैं, ठीक है। क्या करना है मुझे, ए क्रॉस बी। सबसे पहले आई कैप जे कैप और के कैप लिख देंगे। अभी सवाल करवाऊंगा तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्या कर देंगे, आई कैप जे कैप के कैप लिख देंगे, ठीक। ये लाइन टेढ़ी क्यों लग रही है मुझे, ये टेढ़ी है, लगेगी क्यों नहीं। चलो, अब जैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं, यही है। अब ए क्रॉस बी करना है ना, तो पहले ए के कॉफिशिएंट लिखना है फिर बी के। ए क्रॉस बी करेंगे तो पहले ए के फिर बी के, बी क्रॉस ए करेंगे तो पहले बी के फिर ए के, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहले ए के आई का कॉफिशिएंट कितना है, ए एक्स, जे का कितना है, ए वाई, और के का कितना है, ए जेड, ठीक है। बहुत काम आएगा हमारे, देखो टॉर्क वॉर्क सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, क्रॉस प्रोडक्ट करके निकलेंगी, एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, बहुत काम आएंगे, तो इसलिए हमें पहले ही सीखना है, ठीक है। ए के कॉफिशिएंट लिख लिए, आई के नीचे आई का कॉफिशिएंट, जे के नीचे जे का कॉफिशिएंट, के नीचे के का कॉफिशिएंट। अब बी के लिखते हैं, आई के नीचे आई का, जे के नीचे जे का, और के नीचे के का, ठीक है। अब यार एक छोटा सा तरीका फॉलो करना। मैंने क्या किया, मैंने दो वेक्टर मुझे दिए हुए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक। पहले वेक्टर को देखा यार, ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। पहले मैंने एक डब्बा बनाया, उस डब्बे में आई जे के लिखा, फिर ए क्रॉस बी कर रहा हूं ना, तो ए के तीनों कॉफिशिएंट जो थे आई जे के वो लिख दिए। अगर वो जीरो होगा तो जीरो लिख दूंगा कहीं पे, बट ऊपर आई जे के लिखना है और कॉफिशिएंट लिखते हुए चलने, ठीक है। और ऐसे ही मैंने नीचे कर दिया, ठीक, बी के कॉफिशिएंट लिख दिया। अब मुझे आई कैप लिखना है और एक डब्बा बना देना है, ठीक है। इस डब्बे में क्या भरना है बताता हूं। आई कैप लिखना है और एक डब्बा बना दिया मैंने, ठीक है। सुनना अभी इस डब्बे में क्या भरना है। जब आप आई कैप लिख रहे हो, ठीक है, तो आई कैप वाली रो को और आई कैप वाले कॉलम को, मतलब रो ये होगी, आई कैप वाली रो को और आई कैप वाले कॉलम को खा जाओ, भूल जाओ कि ये दुनिया में था भी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, ये स्टेप नंबर 1 है। आई कैप लिखा है, एक डब्बा बना है, डब्बे में क्या आएगा वही तो बता रहा हूं। आई कैप वाली रो को और आई कैप वाले कॉलम को खा जाओ। अब ये इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये तरीका है भाई मैथ से, इसमें कोई ज्ञान वाली बात ही नहीं है। दिस इज प्योर मैथ्स नाउ, प्रॉपर मैथ्स है भाई, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ऐसे ही करना है, ऐसे 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 अवे, अपने से, मतलब अपनी तरफ आते हुए नहीं, अपने से अवे, मतलब अपने आप को देखना कि ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना, ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए वाई बी जेड, माइनस का साइन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो बच गए, यही बचे ना 4 एलिमेंट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को तो आ गया ए जेड बी वाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। आई कैप लिखा, उसका डब्बा भर गया, ठीक है। चलो अब माइनस साइन लगाओ और जे कैप लिखो, फिर एक डब्बा बनाओ। आई कैप लिखा,
एक डब्बा बनाया, आई कैप लिखा तो आई कैप की रो और कॉलम को खा गए, जो बचे उनको टक टक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसको किया माइनस, इसको किया। अब माइनस का साइन लिखो और जे कैप लगाओ। ठीक है सर, लगा दिया। ठीक है, ये हटा दो, आई कैप का काम हो गया, आई कैप को जान दो अब। ठीक है, अब क्या करना है सर, बहुत ही छोटी सी बात और बहुत ही छोटा सा काम। जे कैप लिखा ना, जे कैप को खा जाओ। अब जे कैप वाली रो जिसमें जे कैप है और जे कैप वाले कॉलम को खा जाओ। अब अपने पास 4 एलिमेंट बचे, देश 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 एंड देश। ठीक है, वही मल्टीप्लीकेशन करना है। कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे, याद रखना, ये ऐसे होगा मल्टीप्लीकेशन हमेशा, और ये होगा मल्टीप्लीकेशन हमेशा। ठीक है, मतलब याद रख लेना, ऐसे होगा हमेशा मल्टीप्लीकेशन। अब इसको जो भी डायरेक्शन बोलो, बस होगा ऐसे ही हमेशा। ठीक, ये पहले मत कर देना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहले ये वाला करना, ये वाला। ठीक, चलो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। किया भाई, ax bz माइनस, माइनस का साइन लगाते हुए चलना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, हर बार यही करना है। तो आ जाएगा az यानी कि bx az। ठीक है, बस आई कैप का काम हो गया, जे कैप का काम हो गया, प्लस के कैप लिखो। अब पहले आई कैप, फिर उसका डब्बा भरो, माइनस जे कैप, फिर उसका डब्बा भरो, अब प्लस के कैप, प्लस माइनस प्लस ऐसे लेना है। आई कैप, उसका डब्बा भरा, माइनस जे कैप, उसका डब्बा भरा, प्लस के कैप, अब इसका डब्बा भरो। के कैप का डब्बा क्या कहता है भाई, सेम काम यार, के कैप वाले रो और कॉलम को खा जाना, बस जो बचेगा उनको मल्टीप्लाई कर दो। इज दैट टफ? के कैप वाला कॉलम और रो खा गया, ये 4 बचे, मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही करना है। पहले ये ax by माइनस bx ay। ठीक है, सो ये जो निकला है ना यहां से यहां तक, दिस इज बेसिकली एक नया वेक्टर जो a क्रॉस b से निकलेगा। ये एक नया वेक्टर है जो a क्रॉस b से निकलेगा, मतलब दिस होल। ठीक है, ये एक नया वेक्टर निकलेगा क्योंकि इसमें आई कैप भी है, जे कैप भी है, के कैप भी है। तो ये जो वेक्टर निकलेगा ना, एक नया वेक्टर है जो a क्रॉस b से बना हुआ वेक्टर है, जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपको दिख जाएगा। ठीक, नोट करो, मुझे पता तुम्हें कुछ नहीं आया, आई नो, मुझे पता तुम्हें कुछ नहीं आया, बट सवाल करेंगे तो जरूर आएगा, और सवालों से ही आएगा बेटा, क्लैरिटी क्वेश्चन से ही आएगी। ठीक, चलो लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नाउ। पहला सवाल है, A इज ईस्टवर्ड एंड B इज डाउनवर्ड, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। A इज ईस्टवर्ड, चलो एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, कर लें क्या? चलो मान लेता हूं मेरे सामने नॉर्थ है, मैं मान रहा हूं, तुम अपना मानना। ठीक है, मेरे सामने नॉर्थ है, मेरे पीछे साउथ है, मेरे राइट में, नॉर्थ के 90 डिग्री राइट में क्या होता है भाई, ईस्ट, और लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट होता है। तो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड पीछे साउथ है, ऊपर अपवर्ड नीचे डाउनवर्ड। इसने कहा ए इज ईस्टवर्ड, ईस्ट कहां है, आगे नॉर्थ है, इधर ईस्ट है। ठीक है, तो ए वेक्टर ये रहा ईस्टवर्ड, एंड बी इज डाउनवर्ड, ये बी वेक्टर रहा। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, इसने पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, चांटा तैयार करो, ए पे ले जाकर रख दो और बी की तरफ उंगलियां घुमा दो। तो अंगूठा कहां आ रहा है, आपकी तरफ, और मैंने कहा था आपकी तरफ क्या है, नॉर्थ, तो डायरेक्शन होगी नॉर्थ। सिंपल। अरे ए क्रॉस बी करना है, ए इधर है, बी नीचे है, ए पे हाथ रखो, बी की तरफ घुमा दो, अंगूठा कहां है, बाहर की तरफ। तो मैंने बताया था ना कि आपकी तरफ नॉर्थ है, मैंने पहले ही बोल दिया था, पीछे साउथ है, तो ए क्रॉस बी आया नॉर्थ। ठीक, एनीवेज दिस वाज सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अपन को ए क्रॉस बी फाइंड करना है, इफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस। चलो करते हैं, ए क्रॉस बी यही फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं भाई ए क्रॉस बी? अरे सर जी आपने अभी तो बताया, अब तो हम कर देंगे, आप बोलो तो सही, अब तो तैयार बैठे हैं हम लोग करने के लिए, कर ही देंगे। अब तो लाइन सीधी है ना, कहाँ सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच रहा हूं मैं। एनीवेज ठीक है,
ए क्रॉस बी करना है तो सबसे पहले आई कैप, हर सवाल में जे कैप के कैप, ठीक है भाई। ए के कॉफिशिएंट कितने हैं, आई का कॉफिशिएंट कितना है, ए का 1, ठीक है, जे का कितना -2, जो भी है साइन के साथ लिखना है, के का कितना 4 है, तो ए क्रॉस बी करना, पहले ए के कॉफिशिएंट लिख दिया आई जे के, अब बी के लिख दो 2 -1 और 2, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया। अब भैया डब्बे बनाने और उनको भरना है, पहले आई कैप का डब्बा, ठीक है, फिर माइनस जे कैप का डब्बा और फिर प्लस के कैप का डब्बा, बस हो गया काम। अरे यही तो करना है, पहले आई कैप का डब्बा भरो, माइनस जे कैप का डब्बा भरो, माइनस जे कैप लिखो फिर उसका डब्बा भरो, प्लस के कैप लिखो उसका डब्बा भरो। कैसे भरना है, जब मैं आई कैप का डब्बा भरूंगा, फिर से ध्यान से सुन लेना, सवाल समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो मैं आई कैप वाली रो और कॉलम को खा जाऊंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तरीका है, कितना आया -4, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आया -4, तो -4 लिख दिया, ठीक है, क्लियर। अब जे कैप के डब्बे की बारी आई, किसकी बारी आई, जे कैप के डब्बे की बारी आई, तो फिर से जे कैप वाली रो और कॉलम को खा गया, मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 2, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 4 और 2 8, बस काम हो गया। अब के कैप के डब्बे की बारी है। देखो 12वीं का भी सिलेबस तुम्हारा समझो अब बहुत, मतलब यू विल लव इट बेटा। बस नए हो तो सब्सक्राइब करो और अच्छा लगे तो शेयर करते रहो, यू विल डेफिनेटली लव इट। के कैप का डब्बा भरना है, के कैप की रो और के कैप के कॉलम को खा जाओ, खा गए, मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है, इन दोनों को करो, 1 और -1 को किया तो -1, माइनस इन दोनों को करो, -2 और 2 को किया तो -4, ठीक है। अच्छा देखो कुछ बना है, वेक्टर वेक्टर बना है कुछ, ये आई कैप अंदर बना -4 और माइनस +4, माइनस जे कैप -6 प्लस के कैप 4 प्लस हो गया, एक माइनस का 3 आ गया, ठीक है, 4 4 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो आई कैप के साथ तो कुछ रहा नहीं, तो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर निकलेगा उस वेक्टर की कहानी बता देता हूँ क्या रहेगी, माइनस और माइनस +6 जे कैप +3 के कैप। एक वेक्टर निकला है, निकला है नहीं निकला, अरे निकला है नहीं निकला, बिल्कुल निकला है, और उस वेक्टर की वैल्यू है 6 जे कैप +3 के कैप, एंड दैट इज इट, दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है। समझ में तो आया होगा ना कुछ कुछ, आई होप समझ में आया हो। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ए वेक्टर इज नॉर्थ ईस्ट एंड बी इज डाउनवर्ड, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, कर देते हैं, उसमें क्या है, और हमें बी क्रॉस ए फाइंड करना है इफ दैट इज द सिचुएशन जो अपन को दी हुई है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। देखो यार, ए इज नॉर्थ ईस्ट एंड बी इज डाउनवर्ड्स, सो ए को हम नॉर्थ ईस्ट कर देते हैं, सुनना जरा ध्यान से, नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता है, फिर से डायरेक्शन मानते हैं यार, नॉर्थ आपकी तरफ, पीछे साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, ऊपर अप नीचे डाउन, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, उधर की तरफ, उधर 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 की तरफ, अब उधर की तरफ एक वेक्टर ए, तो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट, तो एक वेक्टर इधर की तरफ आ गया, ठीक है, तो दिस इज इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और बी वेक्टर नीचे की तरफ, देखना अभी ए वेक्टर और बी वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, खुद से करके देख लेना। ए क्रॉस बी निकालना है ना, ए पे रखो हाथ, बी की तरफ घुमा दो, तो कहाँ आया, इधर की तरफ। ये क्या है, ये नॉर्थ था, ये वेस्ट था, नॉर्थ वेस्ट में, खत्म कहानी। अरे ए क्रॉस बी करना है ना, नॉर्थ ईस्ट में एक वेक्टर एक डाउनवर्ड है, नॉर्थ ईस्ट में एक वेक्टर और एक डाउनवर्ड है, ए क्रॉस बी गया इधर की तरफ, नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आया है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, खैर वो फाइंड करना मेरा मतलब था भी नहीं। आई वॉन्ट टू फाइंड नाउ बी क्रॉस ए, क्या फाइंड करना चाहता हूं मैं, बी क्रॉस ए क्रॉस बी तो कर लिया ना, एक सवाल और हो जाए तो फिर मजा सा आ जाएगा यार, ठीक है। सो दिस इज आई कैप अगेन जे कैप अगेन के कैप, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप हो गई, ठीक है बेटा, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ तक की बात क्लियर है ना, अच्छा अब अपन को
बी क्रॉस ए करना है, ध्यान दे लो सब लोग, बी क्रॉस ए करना है, बी क्रॉस ए करना है, बी क्रॉस ए करना है, बहुत बढ़िया। बी क्रॉस ए करना है तो पहले बी के कोफिशिएंट लिखना है, फिर ए के लिखना है, बस ये ध्यान रख लेना। ए क्रॉस बी करते टाइम में आई जे के नीचे ए के पहले लिखूंगा कोफिशिएंट, बी के बाद में लिखूंगा। बी क्रॉस ए में मैं पहले बी के लिखूंगा फिर ए के लिखूंगा, ठीक, आई बात समझ में? चलो, तो बी क्रॉस ए का पहले बी का कोफिशिएंट लिखा, बी कहाँ है, ये रहा 1 -1 और 1, ठीक है, ठीक है भाई। ए के कोफिशिएंट है 3 -2 और 6, ठीक है। आई वांट टू फाइंड बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए लिखूंगा तो अगेन आई कैप का एक डब्बा होगा, फिर माइनस साइन के साथ एक जे कैप का डब्बा होगा, फिर प्लस साइन के साथ एक के कैप का डब्बा होगा। बस ये 3 डब्बे भर दिए, हो गया काम, ठीक है। चलो भरने की कोशिश करते हैं। आई कैप का डब्बा भरना है, आई कैप की रो और कॉलम उड़ा दो, मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 6 × 1 -6, माइनस का साइन, -2 × 1 -2, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में 6 -2, ठीक है। तो माइनस जे कैप का डब्बा थोड़ा पास पास बना लेता हूँ ताकि स्पेस बच जाए। माइनस जे कैप का डब्बा है, ठीक है, ऐसे बना देता हूँ यहाँ पे, और प्लस के कैप का, आई कैप का डब्बा माइनस जे कैप का डब्बा प्लस के कैप का डब्बा, आई कैप का डब्बा माइनस जे कैप का डब्बा प्लस के कैप का डब्बा, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी आर डूइंग हियर, ठीक। अच्छा, आई कैप का तो भर गया ना, जे कैप का भरते हैं यार, क्या बिड़ू, जे कैप का डब्बा भरते हैं। तो जे कैप की कॉलम और रो को खा जाओ, मल्टीप्लाई करो, 6 × 1 6 माइनस 1 × 3 3, सिंपल। अच्छा, अब के कैप का डब्बा भरते हैं। आई होप आप लोग काफी एंजॉय कर रहे होंगे इस प्रोसेस को और सीख भी रहे होंगे साथ साथ में, ठीक। के कैप का डब्बा भरते हैं, दिस एंड दिस, मल्टीप्लीकेशन ऐसी होगा, 1 × -2 -2 माइनस -1 × 3 -3। चलो भाई, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में माइनस आई कैप लगाया -6 + 2 हो जाएगा, माइनस जे कैप लगाया 3 हो गया, 6 में से 3 गए तो सीधा सीधा, प्लस के कैप लगाया -2 + 3 हो गया, ठीक है। तो ये वेक्टर बना अपने पास -4 आई कैप -3 जे कैप और प्लस के कैप। दिस इज आवर बी क्रॉस ए एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आया है, कोई ज़्यादा बड़ी बात थी नहीं, कोई ज़्यादा बड़ी समस्या थी नहीं। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक की कहानी आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोगों ने इस क्लास में आज सीख ली हैं। तो नाउ वी आर एंडिंग दिस लेक्चर और वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर वेक्टर्स। इसके बारे में मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी है वीडियोस, यूट्यूब पे पढ़ ले जेई पे सब्सक्राइब करें, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी वीडियोस डे बाय डे मिल जाएंगी। वेक्टर्स जो है बेटा, उसमें सबसे पहले हमने वेक्टर की पढ़ी प्रॉपर्टीज, है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने वेक्टर का एडिशन पढ़ा एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ा, इसके कुछ सवाल किए। उसके बाद हम लोगों ने व्हाट डिड वी स्टडी आफ्टर दिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी जिसे कहते हैं, ठीक है। और इस क्लास में हमने पढ़ लिया डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। क्लियर है भाई, दिस वाज इंपॉर्टेंट। ये वेक्टर्स का जो चैप्टर है बेसिकली फिजिक्स में है नहीं है, बट हमें पढ़ना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि वी विल डेफिनेटली स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैनी थिंग्स रिगार्डिंग दिस, और रिलेवेंट होंगी चीजें और एंजॉय करोगे, ठीक है। अब आप लोगों को कमेंट में एक चीज बतानी है, ठीक है। क्या बतानी है, ये बतानी है कि नेक्स्ट चैप्टर आप लोग कौन सा पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। ये दिस विल डेफिनेटली मोटिवेट अस टू प्रोड्यूस बेटर कंटेंट। और अगर कोई दिक्कत आपको लगती है तो डेफिनेटली यू कैन टेल अस इन कमेंट ऑल्सो। और जो सवाल मैंने आपको दिया होमवर्क में, उसका कमेंट में आंसर जरूर बताना, वी विल सी इफ यू आर राइट और रॉन्ग, ठीक। सो दिस इज इट। ये वेक्टर्स का जो चैप्टर है यहाँ पे समाप्त होता है।
सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में वही टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे जो टॉपिक आप लोग सजेस्ट करेंगे अपने कमेंट्स में, राइट। सो दिस इज सचिन वर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।